नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस सीरीज़ का आज 24 लेक्चर है। 23 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन सबको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट या एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की जो एम्ब्रियोलॉजी है, जो एम्ब्रियो से रिलेटेड जो भी स्टडी है, उसे हम आज यहाँ पे करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डीपली। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है, जो एम्ब्रियो है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी के अंडर में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आता है एम्ब्रियोलॉजी में वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंडर में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन, मेल गैमीट का फॉर्मेशन। नाउ तो यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो बनता कैसे है, जो एमएमसी होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनसे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। यहाँ पे ये डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं, 2n कंडीशन में होती हैं। पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइटोसिस होती है, मल्टीपल माइटोसिस होती है, जिससे उनका नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो उसका जो एंड होता है, जब मियोसिस का, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जब मियोसिस 2 का लास्ट स्टेज आता है तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, 4 सेल मिलती हैं जो कि हैप्लॉइड कंडीशन की होती हैं, राइट, एन कंडीशन। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था वो 2n कंडीशन में था, और माइक्रोस्पोर जो टेट्राड मिला मियोसिस के बाद में वो कैसा था, हैप्लॉइड था, क्योंकि इसी को गैमेट बनाना है और यही गैमेट आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, और फिर जो जाइगोट बनेगा वो फिर से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल करके जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा वो फिर फर्दर आगे की जो जनरेशन है उसे कंटिन्यू करेगा। तो पॉलन ग्रेन बनेगा, इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होंगे, जो मैच्योर होंगे, तो ये 4 पॉलन ग्रेन बनाएंगे जो कि एन कंडीशन में होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे, राइट, हैप्लॉइड। तो कहीं भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियसली होगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ये जरूरी है कि जो गैमेट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि 2 गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जब उनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, राइट। अब ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक स्फेरिकल राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें 2 लेयर होती हैं, एक्साइन होती है जो आउटर लेयर होती है, एक्साइन क्या है, आउटर लेयर है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, एक्साइन आउटर एंड इंटाइन इनर। तो आउटर लेयर जो होती है एक्साइन, उसके ऊपर एक केमिकल की, कह सकते हैं केमिकल, स्पोरोपोलेनिन, ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसकी कवरिंग होती है। लाइक ये पॉलन ग्रेन है, तो इसके आउटर सरफेस पे क्या है कि पूरे में क्या होगा, ये स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होगा, राइट। और कहीं कहीं पे इसका डिपोजिशन एब्सेंट होता है, लाइक ये पार्ट और ये पार्ट। यहाँ पे ये मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसा सरफेस, कुछ जगह बच जाती है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है, हाईली रेजिस्टेंट कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसे आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है किसी भी केमिकल या फिर किसी भी एसिड या किसी भी हाइड्रोलेज एंजाइम के थ्रू। इसलिए स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है, और ये फॉसिल के फॉर्म में भी बहुत सालों बाद, हजारों लाखों साल बाद भी उसी फॉर्म में पाया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जो किसी भी एंजाइम या फिर किसी भी केमिकल से डिग्रेड नहीं हो सकता है। अब आप सोचेंगे जब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है तो इसमें से ये पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगी, तो मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ जगह छूट जाती है, मतलब कुछ जगह पहले से ही डिसाइडेड है कि वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगी। कुछ सरफेस जो आउटर सरफेस है वहाँ पे कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे एब्सेंट होगी,
और वही होगा क्या, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और यहीं से पॉलन ट्यूब जो होगी वो जर्मिनेट करके बाहर आएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट है। इंटाइन जो होता है वो इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वो सिंपल सेलुलोज से बनी हुई होती है, राइट। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये 2 सेल्ड स्टेज में सेड होता है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मतलब कि जब पॉलन डिस्पर्सल होता है तो 2 सेल्ड स्टेज में होता है और कुछ में 3 सेल्ड स्टेज में होता है। तो यहाँ पे 2 सेल होती हैं इसके अंदर, एक जनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होगी। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज होती है, जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करेगी, यानी कि जब 3 सेल स्टेज बनेगी तो इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे और यही दोनों न्यूक्लियस एज अ मेल गैमेट बिहेव करते हैं और आके चल के एक एक्सेल से फ्यूज़ करता है और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है, राइट। तो 2 सेल्ड स्टेज में भी ये सेट कर सकता है और 3 सेल्ड स्टेज में भी ये सेट कर सकता है। यहाँ पे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि माइक्रोस्पोर जब बन गया, ये पॉलन ग्रेन बन गया, अब इसमें अभी ये प्रॉपर डेवलप्ड गैमेट नहीं बना है क्योंकि ये 2 सेल्ड स्टेज में है। जब मैंने बताया कि ये जब 2 सेल्ड स्टेज में कभी 2 सेल्ड स्टेज में भी डिस्पर्सल होता है, कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज में। तो जब 3 सेल्ड स्टेज इसकी आएगी तभी ये प्रॉपर गैमेट की तरह बिहेव करेगा और इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी जिसमें ये दोनों न्यूक्लियस आगे निकल जाएंगे और फिर वही न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पे एक सेल से और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होगा, राइट। तो जनरेटिव सेल बनेगी, 2 डिवीजन होगा उसमें, 2 मेल गैमेट यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है वो होती कहाँ पे है, तो एंथर मेल गैमेट जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसे हम एंथर कहते हैं, एंथर के ये स्ट्रक्चर है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 लोब में इसका डिवीजन हो जाएगा और हर एक लोब में क्या है, 2 थीका है, एक थीका ये है, एक थीका ये है। वैसे ही दूसरे लोब में भी 2 थीका है, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। तो हर एक थीका में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं इनके सेंटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का है। यहाँ पे ये इनका क्या होता है, भर भर के ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे होती हैं क्योंकि इसमें जब माइटोसिस होती है तो इसमें इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। फिर उसके बाद यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे फर्दर डिवीजन में कंटिन्यू करती हैं और ये सारा प्रोसेस जैसा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा वो सारा प्रोसेस के अंदर होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एंथर की वॉल है उसमें डेसेंस होगा, वो फट जाएगी और सारे माइक्रोस्पोर बाहर आ जाएंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। फिर जब इन्हें सुटेबल स्टिग्मा पे फॉल करेंगे, यहाँ पे इनका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू होता है। तो एक बार देख लेते हैं जो एंथर इसकी वॉल में कौन कौन सी लेयर है। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होती है, जो आउटर लेयर है, राइट। कहीं भी आउटर लेयर एपिडर्मिस से कहलाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो एंडोथीसियम है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं ये एंडोथीसियम है, राइट। एंडोथीसियम के बाद फिर जो नेक्स्ट लेयर है वो मिडिल लेयर है, राइट। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल की बाहर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं टैपेटम, राइट। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को सराउंड किए हुए लेयर है उसे हम टैपेटम कहते हैं और यही टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को जब ये इनमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही होती है, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टैपेटम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये टैपेटम की लेयर है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बात हो गई यहाँ पे इतनी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। नाउ अब बात आती है मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती है वो भी मेगास्पोर मदर सेल से होती है। जैसा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं, राइट। 2n कंडीशन होती है, जो भी वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा वो पेयर में होगा, सेट में होगा, 2n के फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद इनमें भी क्या होता है, मल्टीपल यहाँ पे इनका नंबर बढ़ता है, माइटोसिस होती है। फिर हर एक सेल में, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर में से कोई एक फंक्शनल होगा, राइट। 4 में से कोई एक फंक्शनल होगा, चारों फंक्शनल नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक कहा जाता है। मोनोस्पोरिक का मतलब ये 4 मेगास्पोर्स बने हैं, इनमें से कोई एक आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा फीमेल गैमेट बनाने के लिए,
तो इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर आगे डिवीजन में कंटिन्यू कर रहा है, राइट। अब बात आती है, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि वहाँ पे चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो आगे पॉलन ग्रेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ पे 4 मेगास्पोर में से कोई एक जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा वही मेगास्पोर आगे कंटिन्यू करेगा डिवीजन में और फर्दर गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। नाउ अब क्या होता है, इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, इनमें से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें 3 माइटोसिस होती हैं। फर्स्ट माइटोसिस ये हो गई, राइट। माइटोसिस जो होती है वो फ्री न्यूक्लियर होती है। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो नहीं डिवाइड करती है, सिर्फ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, वही डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट माइटोसिस हो गई। फिर उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस के बाद 4 न्यूक्लियस बन गए जब सेकंड माइटोसिस हुई। सेकंड माइटोसिस के बाद फिर एक माइटोसिस होती है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, थर्ड माइटोसिस में 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। तो ये 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए और ये फिर इसके बाद क्या होता है, हर न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे एक सेल वॉल डेवलप हो जाती है और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं जो पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं और यहाँ पे ये सेल जो होती है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, ये 1 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है और 3 न्यूक्लियस है। फिर ये 3 हो गए और 3 क्या है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल्स हैं जो कि चलाजल एंड पे हैं। और ये जो है माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक जो होता है वो एक्सेल बनाता है जो सबसे बड़ा होता है, और 2 साइड बाई न्यूक्लियस होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिनर्जिड्स बनाते हैं। तो हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल वॉल है, मतलब वो एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, बट जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस है, ये हम देख सकते हैं। ये कैसी स्टेज है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्टेज है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम 7 सेल देखने को मिल रही, 1 2 3 4 5 6 और ये एक सेंट्रल सेल 7, बट यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस है। ये बात हमें ध्यान रखना है, राइट। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज है ये, राइट। अब ये सारा अरेंजमेंट होता है इसमें और फिर इसके बाद ये प्रॉपर फीमेल गैमेट बनता है जिसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। चलाजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है। चलाजल एंड पे क्या होता है, एंटीपोडल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 3 सेल्स होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं, राइट। एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक बड़ा सेल जो होता है उसे हम एक्सेल कहते हैं। मतलब जो लार्जेस्ट सेल होगा माइक्रोपाइलर एंड पे वो एज ए एक्सेल बिहेव करेगा और जो 2 छोटे सेल्स होंगे वो एज अ सिनर्जिड बिहेव करेंगे। ये सिनर्जिड्स जो होते हैं वो पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, राइट। तो 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स होते हैं। ये नंबर हमें याद रखना है। कभी कभी हो सकता है कि इसमें लैबलिंग करने को भी आ जाए, या पूछ सकते हैं कि एंटीपोडल या चलाजल एंड पे कौन सी सेल होती हैं, या फिर एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो किस एंड पे होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई में या सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस में भी अराइज हो सकते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है और आप लोग कर भी लेंगे, राइट। और ये जो एम्ब्रियो है ये पॉलीगोनम टाइप का है। डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियोज होते हैं, उसमें से ये कौन सा है, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो है। ये टिपिकल फॉर्म है जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म पाया जाता है प्लांट्स में, राइट। और डिफरेंट फॉर्म के एम्ब्रियो भी होते हैं। नाउ अब टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, मोनोस्पोरिक जो कि मोस्ट कॉमन है। एम्ब्रियोसैक कितने टाइप के होते हैं, तो मोनोस्पोरिक जो कि मोस्ट कॉमन है, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक जैसा कि हमने देखा था कि एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में वो कंटिन्यू होता है। फिर बाइस्पोरिक, कोई 2 मेगास्पोर जो होंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे एम्ब्रियोसैक बनाने में, राइट। टेट्रास्पोरिक, ये टेट्रास्पोरिक का मतलब कि 4 के चारों जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, जो मेगास्पोर बनेंगे वो 4 के चारों फंक्शनल होंगे और एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में हेल्प करेंगे, फीमेल गैमेट बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये बिल्कुल जैसा कि मेल गैमेट में होता है वैसा ही होता है, बट बाइस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक जो होता है वो थोड़ा यूनिक टाइप का है।
उनमें से भी जो मोनोस्पोरिक है वो मोस्ट कॉमन है, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक थोड़ा कम पाए जाते हैं, राइट। नाउ अब ये एम्ब्रियो सैक बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, सारा कुछ बन गया। अब बात आती है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि पॉलिनेशन आप सबको भी पता है। तो पॉलिनेशन का मतलब है कि सिंपल जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, ये इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सब हम पॉलिनेशन के अंदर में पढ़ते हैं। तो एंथर जो है वो कैसे किसी मीडियम से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, मतलब कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा, इसमें अलग अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो इसमें एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ वहाँ पे उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ भी कुछ इसके बेनिफिट है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें हम तो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी या जेनोगैमी। तो ऑटोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर सेम है, यहाँ पे सेम फ्लावर में उसी कोई फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल है, जिसमें एंथरोस्टिग्मा एक ही फ्लावर पे है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पे ग्रो कर रहे हैं। तो स्टिग्मा से सेम फ्लावर के ये एंथर से जो पॉलन ग्रेन डेhiscence होके निकलता है, तो वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड करता है तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। जिटेनोगैमी का मतलब होता है कि जिटेनोगैमी सेम प्लांट है बट उसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं। तो एक फ्लावर से के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफ़र होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पहुंचता है तो उसे हम जिटेनोगैमी कहते हैं। या ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्पीसीज सेम है, यहाँ पे फ्लावर ये प्लांट सेम है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में क्या है, सेम प्लांट है। ऑटोगैमी में फ्लावर भी सेम है, सेम फ्लावर के मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेल गैमेट जो होता है वो सेम फ्लावर के फीमेल गैमेट तक जब पहुंचता है तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। जिटेनोगैमी का मतलब दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं। बट जेनोगैमी में क्या है कि यहाँ पे दो प्लांट ही डिफरेंट है, बट यहाँ पे याद रखना ये है हमें कि प्लांट जो है वो सेम स्पीसीज के हैं, डिफरेंट नहीं है। तो ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही है, राइट। तो जेनोगैमी में क्या होता है, दो साइड अलग अलग प्लांट हैं जो कि सेम टाइप के हैं, सेम स्पीसीज के हैं। उनमें से किसी एक प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो पॉलन ग्रेन है वो किसी मीडियम से ट्रांसफ़र होके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जब पहुंचता है तो इसे हम जेनोगैमी कहते हैं। नाउ अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है थोड़ा यूनिक टाइप का होता है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट होता है और एक एक्सेल होता है, यानी कि फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है जो कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्स्ट, राइट। अब दूसरा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि दो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब कि दो बार मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, एक बार मेल गैमेट और एक्सेल फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करता है, राइट। फिर उसके बाद जब हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जो जनरेटिव सेल होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है, दो न्यूक्लियस बनाती है, दो न्यूक्लियाई बनाती है, राइट। तो एक न्यूक्लियस जो होता है वो किससे फ्यूज करता है, एक्सेल से फ्यूज करता है। और दूसरा मेल गैमेट जो होता है, जो दो इनमें से दूसरी न्यूक्लियाई होती है, वो किससे फ्यूज करती है, पोलर न्यूक्लियाई से या सेंट्रल सेल से फ्यूज करती है। जो सेंट्रल सेल होती हैं उनसे फ्यूज करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल सेल जो होती है ये है सेंट्रल सेल, और इससे एक न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो उसमें क्या होता है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि 3n होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमेट है जो कि n कंडीशन में है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है जिसमें 2n तो नहीं है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं वो 2 हैं। अब जब तीनों न्यूक्लियस n+n कंडीशन है, यहाँ पे जब तीनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, 3n टाइप का होगा। और यहाँ पे एम्ब्रियो जो होगा वो 2n, यानी कि डिप्लॉयड होगा एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉयड होगा, यानी कि यहाँ पे
जो जेनेटिक मटेरियल है वो 3 सेट में होगा, राइट, 3n फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड हुआ, पॉलन ग्रेन जब लैंड हुआ तो इसमें एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, उसके बाद ये आके कहाँ मिलती है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। इस पॉलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस है, जो एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट न्यूक्लियस वो फ्यूज करता है एग सेल से, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है। जो एग सेल से फ्यूज करता है वो एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट बनाता है, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाता है। और जो दूसरा न्यूक्लियस है, मेल गैमीट है, वो जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज कर रहा है, और वो क्या बना रहे हैं, ये सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये पेन जो होता है, इसे पेन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या बनाता है आगे चल के, एंडोस्पर्म बनाता है, राइट। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्स्ट मेल गैमीट जब एग सेल से फ्यूज करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और वो एंडोस्पर्म बनाएगा। एम्ब्रियो जो है वो 2n फॉर्म में है और एंडोस्पर्म जो है वो 3n फॉर्म में है, ये बात याद रखने की है, राइट नाउ। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये टर्म किसने दिया था, इसे डिस्कवर किसने किया था, तो नेवेस्चेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। नाउ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म जो कि 3n फॉर्म में है, राइट, 3n ट्रिप्लॉइड फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे एंडोस्पर्म का डेवलप 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है, हेलोपियल होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो ही क्या करेगा, जर्मिनेट करके आगे नई जनरेशन को कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए से ये एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एम्ब्रियो जो है वो हेल्दी बना रहे अगले ग्रोइंग सीजन तक, और जब वो ग्रो करे तो हेल्दी उसमें से एक प्लांट निकले। नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जाइगोट बनता है पहले, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का मतलब होता है कि प्राइमरी एम्ब्रियो जो कि अभी मैच्योर नहीं है, फिर उसके बाद जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक रेडिकल होता है, रेडिकल क्या कहलाता है, फ्यूचर रूट, और प्लेम्यूल क्या कहलाता है फ्यूचर सूट। ये सीड के पार्ट्स हैं या एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर इनक्लोज्ड है, कैप्चर्ड है, और इसमें इस एम्ब्रियो में 2 पार्ट हैं, एक रेडिकल है, एक प्लेम्यूल है। रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट बनाता है, मतलब फ्यूचर रूट है, जब प्लांट ये सीड जर्मिनेट करेगा तो रेडिकल पार्ट जो है वो रूट बनाएगी पहले, और प्लेम्यूल पार्ट जो है वो सूट बनाएगी। इसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं सीड में, 2 कोटिलिडन्स होते हैं, जिसमें से अगर मतलब कि जरूरी नहीं है कि 2 कोटिलिडन्स हो, कोटिलिडन एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, तो डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। डाइकॉट जो है उसमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, और मोनोकॉट जो है उसमें 1 कोटिलिडन होगा। यानी कि जब ये जर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डाइकॉट प्लांट है, मतलब डाइकॉट सीड है, ये ग्राम है, और यहाँ पे जब ये जर्मिनेट कर रहा है तो इसमें 2 सीड लीफ निकल रही हैं, 2 सीड लीफ आप ये देख सकते हैं कि 2 सीड लीफ है यहाँ पे, तो इसे हम डाइकॉट कहते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट है ये रेडिकल का है, और ये जो सूट का पार्ट निकल रहा है ऊपर वो प्लेम्यूल का है, राइट। 2 कोटिलिडन है, एक रेडिकल जो रूट बना रहा है और एक प्लेम्यूल जो सूट बना रहा है। फिर उसके बाद बात आती है मोनोकॉट की। तो मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में एक ही कोटिलिडन होता है, और उसी एक कोटिलिडन में ये सारी चीज़ें उसके अंदर कैप्चर्ड होती हैं। इसमें रेडिकल भी है, प्लेम्यूल भी है, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा जो होता है ये कवरिंग होती है रेडिकल की, ये जो रेडिकल है फ्यूचर रूट है उसे कवर किए हुए रहता है कोलियोराइजा, राइट। और जो जब भी रूट निकलती है तो उसका जो टॉप पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है वो कोलियोराइजा कहलाता है, और कोलियोप्टाइल जो होता है वो प्लेम्यूल की कवरिंग होती है। जो जब ये जर्मिनेट करता है तो इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है प्लेम्यूल का, उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। स्क्यूटलम का मतलब ये कोटिलिडन, और फिर एल्यूरोन लेयर होती है। एल्यूरोन लेयर में क्या होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जब ये जर्मिनेट करता है तो एल्यूरोन लेयर से ही क्या होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो होती है वो सिक्रीट यहाँ पे बनती है, और यहाँ से इसका जो न्यूट्रिशन है वो बनता है यहाँ पे। फिर सीड कोट होता है जो कि पूरे सीड को कवर किए हुए रहता है, राइट ना। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ओव्यूल से सीड बनता है जैसा कि हम सबको पता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और इंटीग्यूएंट्स जो होते हैं
वो क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। जो कवरिंग होती है, सीड कोट होता है, उसे इंटीग्यूमेंट्स बनाते हैं। अब सीड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एल्ब्यूमिनस होता है जो कि एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट होता है, ऐसा सीड जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एल्ब्यूमिनस है। और एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस जहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में वो यूटिलाइज हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ऐसे सीड जो होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस कहलाते हैं। और जहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है, उसे हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। अब कुछ स्पेशल फेनोमेना होते हैं जैसे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि सीड जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, राइट। तो ओव्यूल कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, राइट। सॉरी, सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट ओव्यूल जो होता है वो ओरी के अंदर ही होता है, पहले से ही होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कंटिन्यू करता है सीड में, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है। बट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाए, राइट, तो उसे हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। और ये कुछ ग्रासेस में देखने को मिलता है, एस्टेरेसी फैमिली में देखने को मिलता है, राइट। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी, जहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हमें देखने को मिलते हैं हर सीड में। हर एक सीड में जनरली हमें सिंगल एम्ब्रियो सिंगल सीड में देखने को मिलता है, बट कहीं पे अगर हमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक सीड में देखने को मिल रहा है तो उसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये सिट्रस और मैंगो जैसे फ्रूट्स में ये देखने को मिलता है। नाउ तो ये था हमारा आज का पूरा जो एक ओवरव्यू था, जो हमारा टॉपिक था उसका ओवरव्यू। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो उन्हें हम लोग ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की भी इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। नाउ सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। तो फॉसिल में इनमें से कौन सा वेल प्रिजर्व्ड रहता है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उनमें कोई भी डैमेज नहीं आएगा। तो पोलन ग्रेन, एल्गी, फंजाई या नन ऑफ दीज। तो ये इसमें से पोलन ग्रेन जो है उसमें हमने देखा था कि उस पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एक्साइन होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसमें एक हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल था स्पोरोपोलेनिन, जो कि उसे हर एक केमिकल से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो एज अ फॉसिल भी प्रिजर्व हो सकता है, उसमें कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट लेयर के अंदर कवर्ड है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाई at one end while chalaja and hilum lie at opposite end is called orthotropous, anatropous, amphitropous, compylotropous। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे क्या वो हो रहा है, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एक माइक्रोपाइलर एंड है और एक चलाजल एंड है, राइट। तो और ये दोनों क्या है, अपोजिट ओरिएंटेशन में प्लेस्ड है। तो ऐसे ओव्यूल को हम लोग एनाट्रोपस कहते हैं। लाइक एक ये ओव्यूल है, सिंपली हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक चलाजल एंड है और एक माइक्रोपाइलर एंड है। ये दोनों क्या है, अपोजिटली प्लेस्ड है, इनका जो ओरिएंटेशन है बिल्कुल अपोजिट है, एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड है और एक तरफ चलाजल एंड है। तो ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस कहते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेलियर ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड। तो जहाँ पे सेक्सुअल यूनियन एब्सेंट है या फिर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मियोसिस भी नहीं हो रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाइसोस्पोरी, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एनाइसोगैमेटी। तो एपोमिक्सिस जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। अब मियोसिस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो मियोसिस हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है प्लांट के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। और यहाँ पे जो सीड होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज। तो कोकोनट फ्रूट का जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है, सीड, एंडोस्पर्म, एपिकार्प, मेसोकार्प। तो यहाँ पे जो एडिबल पार्ट है कोकोनट का वो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n फॉर्म में होता है, और ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। बट कोकोनट में जो मिल्क होता है, जो कोकोनट मिल्क होता है या फिर जो
वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर कोकोनट के, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, राइट। अब यही जो एंडोस्पर्म है, जब उनके चारों ओर सेल वॉल बन जाती है और वो फिर अपने पोजीशन पे अलाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वाइट कर्नल बनाते हैं, जो कि जो गरी हम लोग खाते हैं, जो कोकोनट खाते हैं, वो ट्रिप्लॉइड होता है और वो एंडोस्पर्म है, ना कि वो ओवरी है, राइट। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, और उससे ही हम लोग खाते हैं। तो ये जो पानी है उसका वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो कर्नल है वाइट कर्नल कोकोनट का वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। नाउ क्रेसिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स शो एब्सेंस ऑफ न्यूसेलस, वेल डेवलप्ड न्यूसेलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसेलस, या फिर एल डेवलप्ड न्यूसेलस। तो क्रेसिन्यूक्लिएट ओव्यूल जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड न्यूसेलस बनाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड चलाजा, लिक्विड न्यूसेलस। तो मिल्की वाटर जो होता है ग्रीन कोकोनट का, वो क्या होते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म होते हैं, या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी इन्हें कह सकते हैं, राइट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, gynoecium represent ovaries with fused stigma, ovary with fused style, a single carpel, the whorl of carpels। तो gynoecium का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें सिंगल कार्पल है या हॉर्ल ऑफ कार्पल है, तो जब अगर कई सारे कार्पल्स हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कई सारे हैं और एक हॉल में है, तो उसे हम gynoecium कहते हैं, राइट। तो gynoecium जो होता है वो बताता है जो कार्पेल्स है उनका ग्रुप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है लिक्विड एंडोस्पर्म में, तो इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिक्विड एंडोस्पर्म में, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, राइट। तो ये साइटोकाइनिन एक फाइटो हार्मोन है जो कि ये लिक्विड एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है कोकोनट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज सेलुलर, न्यूक्लियर, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, नाइदर सेलुलर, नॉन न्यूक्लियर। तो एंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट में वो दोनों तरीके से पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कोकोनट में, जो रॉ कोकोनट होता है, कच्ची गरी जो होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है वाइट कर्नल का होता है, उसी के अंदर कुछ वाटर फिल्ड होता है, जो कि फ्री न्यूक्लियर है, और जो वाइट कर्नल है, गरी है जो जिसे हम खा सकते हैं, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है, सेलुलर और न्यूक्लियर फॉर्म में। फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में भी हो सकता है और सेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ हेरिकोगैमी इज फाउंड इन कॉटन, मैरीगोल्ड, कैलोट्रोपिस, बाजरा। तो कैलोट्रोपिस में हमें हेरिकोगैमी देखने को मिलती है। हेरिकोगैमी का मतलब होता है कि सेल पॉलिनेशन को इनहिबिट करने का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, इनमें थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होता है, या तो उनके पोजीशन में डिफरेंस होगा ताकि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल ना पाए, या फिर उनके मैचुरेशन में डिफरेंस होगा कि डिफरेंट टाइप में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर हो, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ बायोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। बायोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसैक कौन सा है, तो पॉलीगोनम, ओनोथेरा, एलम, एडोक्सा। इसमें से बायोस्पोरिक जो है वो है, तो ये एलियम में पाया जाता है, राइट। तो बायोस्पोरिक का क्या मतलब होता है, बायोस्पोरिक का मतलब होता है कि जो चार न्यूक्लियस बनते हैं आफ्टर मियोसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस में, उनमें से कोई दो जो हैं, दो क्या करेंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, और दो क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे एम्ब्रियोसैक बनाने में। तो ये एलियम टाइप में पाया जाता है। पॉलीगोनम में क्या होता है, मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 1 इन्वॉल्व इन द मेगागैमेट फॉर्मेशन, मेगास्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे एलियम जो है वो बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था, किसने पहले ऑब्जर्व किया था, तो मैंने पहले ही बताया कि एस.जी. नेवेस्टन जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। नाउ चलाजोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। चलाजोगैमी क्या होता है,
चलाजोगैमी का मतलब होता है कि जनरली हम देखते हैं कि पॉलीगोनम टाइप के जो ये होते हैं एम्ब्रियो सैक, इसमें क्या होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक चलाजल एंड होता है और एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब आती है वो अंदर एंटर करती है। बट चलाजोगैमी में क्या होता है, जो ये पॉलन ट्यूब होती है ये कहाँ से एंटर करती है, ये चलाजल एंड से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, मतलब कि एंटीपोडल साइड से। एंटीपोडल्स कहाँ होते हैं, चलाजल एंड पे होते हैं, और यहीं से क्या करेगी, ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। तो इस प्रोसेस को चलाजोगैमी कहते हैं। तो ये कहाँ को देखने को मिलता है, कौन से प्लांट्स में हमें, तो ये कैजुराइना में हमें देखने को मिलता है। नाउ कैरंकल इन कैस्टर सीड इज, कैरंकल क्या होता है, कैरंकल जो होता है वो माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ होती है। जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं एम्ब्रियो सैक की, जो आउटर लेयर्स होती हैं वो उनमें जब आउटग्रोथ हो जाए माइक्रोपाइलर एंड पे, तो उसे हम क्रंकल कहते हैं, और ये कैस्टर सीड में हमें देखने को मिलता है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथर ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाई गुहा एंड महेश्वरी। तो कौन से प्लांट का एंथर इन दोनों लोगों ने एंथर कल्चर में यूज किया था, तो ये हमें बताना है। तो उन्होंने यूज किया था दतूरा एनोक्सिया को फॉर एंथर कल्चर। एंथर कल्चर में इन्होंने इस प्लांट को लिया था। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप फ्रॉम द, तो सीड कोड जो होता है वो कौन डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक को, कौन सा पार्ट, तो इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीड कोड का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, नाउ इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, अगर किसी एंडोस्पर्म में जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, अगर उसमें 24 क्रोमोसोम है, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, और रूट कैसी होती हैं, रूट की सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, 2n कंडीशन में होती हैं। एंडोस्पर्म 3n में होता है और रूट जो होती है वो डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। तो अब पूछ रहा है कि रूट में कितने क्रोमोसोम होंगे, अगर एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम है, तो ये 24 क्रोमोसोम जो है वो किस फॉर्म में है, ये 3n फॉर्म में है। अब हमें पूछ रहा है कि 2n फॉर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 आएगा। n के फॉर्म में अगर हम बात करें तो 8 जो होगा वो n फॉर्म में होगा। तो 2n फॉर्म में कितने होंगे, तो 2n में 16, 8 2 16, तो 16 क्रोमोसोम जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, डिप्लॉइड फॉर्म में होंगे, और ये रूट में प्रेजेंट होंगे क्योंकि रूट जो है वो डिप्लॉइड फॉर्म में है। राइट, तो 16 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ स्क्यूटेलम इज, स्क्यूटेलम क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द रेडिकल, रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंडोस्पर्म, या फिर प्लूम्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या फिर ये एक सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन है। तो हमने देखा था कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक ही कॉटिलिडन होता है और उसे हम स्क्यूटेलम भी कहते हैं। ये जनरली हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है। तो ये होता है सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, तो एम्ब्रियो सैक में जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक में ये एक्सेल होता है और जो सिनर्जिड्स होते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड पे पाए जाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है। तो ये किससे एसोसिएटेड है या किसके साथ पाया जाता है, तो ये सिनर्जिड्स के साथ पाया जाता है। राइट, तो ये पॉलन ग्रेन की जो पॉलन ट्यूब होती है उसकी एंट्री को ये दोनों गाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय, तो फाइकस यानी कि जो पीपल का पौधा होता है, पीपल प्लांट जो होता है फाइकस रिलीजियोसा, उसमें पॉलिनेशन किससे अफेक्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टली कि पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, एयर। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि जो फाइकस रिलीजियोसा का फ्रूट होता है वो फिग लाइक होता है, जैसे गूलर होती है ना, गूलर के अंदर सारे वो उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एंथर वगैरह सारा कुछ अंदर होता है। तो वो मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए इंसेक्ट ही उसके अंदर जा सकते हैं, और वही क्या करते हैं, जो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन है, उसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दस एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो किसकी वॉल से बाउंडेड होता है,
मेगास्पोरोफिल, एंडोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोर। तो ये वॉल जो होती है वो किसकी होती है? ये मेगास्पोरेंजियम की वॉल होती है, राइट। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मेगास्पोरेंजियम की वॉल से इनक्लोज्ड होता है या बाउंडेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्वेनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट। तो क्वेनोमेगास्पोर जो टर्म होता है ये किससे बताता है? मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोपाइलर डायड, चलाजिल डायड या फिर सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वेनोमेगास्पोर जो टर्म है ये बताता है कि ऐसा सेल या फिर ऐसा मतलब कि ऐसी सेलुलर कंडीशन जहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, जब इनमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद जब इसमें डिवीज़न होता है तो जब 4 फ्री न्यूक्लियस बनते हैं तो उसे हम क्वेनोमेगास्पोर कंडीशन कहते हैं। तो या फिर ऐसी कंडीशन को क्वेनोमेगास्पोर कहा जाता है जहाँ पे एक सेल है और उसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई तभी बनेंगी जब उसमें मियोसिस होगी, राइट। तो मियोसिस के बाद जब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं तो उसे हम क्वेनोमेगास्पोर कंडीशन कहते हैं। ना ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो, पहले से बेहतर हो, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो इसी बार हो और आपकी सीट कंफर्म हो। हम लोग यही चाहते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं और अपनी सीट को 100% कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। लाइक यहाँ पे हमें आपको मिलेगा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और जो कुछ टफ टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आपको 12 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, फ्लो चार्ट, माइंड मैप और वन लाइनर फैक्ट के थ्रू आपको जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें ईजिली समझाने की कोशिश की गई है। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत सारा कंटेंट हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे आप अवेल कर सकते हैं फ्रीली। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स में से लाइक यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई या फिर यूपीएलटी ग्रेड, इन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस ऐप के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। कोई कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं या फिर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छा और क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलने वाला है। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।